बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी हर रोज मुझसे पार्क जाने की जिद करती। जब मैं अपनी बीवी को पार्क ले जाता तो वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती और आधे घंटे के बाद वापस आती तो काफी घबराई होती और घर जाने की जिद करती। एक दिन मैं भी चुपके से अपनी बीवी के पीछे चला गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां पर तो मुझे अब्बू की दुकान पर जाते हुए भी चंद ही दिन हुए थे कि अम्मी ने मेरी शादी की बात छेड़ दी थी। उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि मैं कोई ना कोई काम धंधा शुरू करूं और वो मेरी शादी कर दें। अब अब्बू मुझे डांट टपट कर अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे थे। उन्होंने तो इतना भी कह दिया था कि बस बहुत हो गया है, तुम घर पर पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, अब अगर कोई काम न किया तो घर से निकाल दूंगा। मैं खौफजदा हो गया था, क्योंकि मैं एक नंबर का निकम्मा इंसान था। जानता था कि घर से निकलकर मैं अपना गुजर बसर नहीं कर सकूंगा। अभी तो मैंने बड़ी मजबूरी में काम शुरू किया था और अम्मी ने शादी की बात छेड़ दी थी। मैंने अम्मी को मना कर दिया और बोला, अम्मी अभी तो मैं अपना खर्चा उठाने के काबिल भी नहीं हुआ, अपनी बीवी को कहाँ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा। अभी आप मुझे थोड़ी मोहलत दें, मैं अपने कदम जमा लूं, फिर शादी भी कर लेंगे। मैंने अम्मी से ये बात महज इसलिए कही थी क्योंकि मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता था और फिलहाल मेरी नजर में कोई लड़की नहीं थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी बीवी कहाँ से खाएगी। जाहिर सी बात है, अब तक मैंने अब्बू का कमाया हुआ खाया है तो मेरी बीवी भी वही खा लेती। मगर असल बात तो ये थी ना कि मेरी अम्मी जरा पुराने ख्यालात की मालिक थी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए कोई सादा सी लड़की ढूंढ कर ले आए। मुझे तो खूबसूरती भाती थी। खैर, एक दिन मैं काम से वापस आया तो अम्मी ने मेरा माथा चूम लिया। वो कहने लगी, बेटा मुबारक हो, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरे तो सर पर आसमान गिर गया था। मैं बोला, अम्मी किससे रिश्ता तय कराई हैं आप? अम्मी कहने लगी, रिश्ते वाली औरत ने एक बहुत ही अच्छा घराना दिखाया था। उसने बताया कि लड़की वाले बहुत शरीफ हैं। मैं यूं ही लड़की देखने चली गई थी, पर वो तो चांद का टुकड़ा निकली। बहुत ही हसीन लड़की थी। मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं गुस्से से बोला, अम्मी मुझे नहीं करनी यूं ही किसी लड़की से शादी। मैं अपनी पसंद से ही लड़की घर लाऊंगा। मेरी कमबख्ती के अब्बू ने घर में दाखिल होते हुए मेरी बातें सुन ली थी। वो कहने लगे, यासिर मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। शर्म लिहाज तो तुम में रही ही नहीं है। तुम कहाँ से लाओगे लड़की? जो लड़की तुम्हारी माँ ने पसंद की है तुम्हारी शादी उसी से होगी, नहीं तो फिर निकल जाओ मेरे घर से। शायद अब्बू को पता चल गया था कि मैं घर से नहीं निकल सकता। इसी सबब वो जानबूझकर बार बार मुझे घर से निकल जाने की धमकी देते थे। मैंने आंखें झुकाकर अब्बू से कहा, अब्बू जी पसंद की शादी की तो इस्लाम भी इजाजत देता है। अगर मैं पसंद की शादी करना चाहता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? अब्बू कहने लगे, ठीक है मुझे बताओ कौन सी लड़की तुम्हें पसंद है। मैं गंग हो गया था। अब्बू फिर से बोले, बताओ तो सही। मैं बोला, अब्बू अभी तो कोई लड़की पसंद नहीं, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा। अब्बू कहने लगे, तो फिर तुम्हारी माँ की पसंद में क्या बुराई है? मैं खामोश हो गया था। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो बाप जिसने सारी जिंदगी मेरे लाड उठाए थे और वो माँ जो खाना भी मेरी पसंद का बनाती थी, अब उन्हें अचानक हो क्या गया था कि वो मेरी मर्जी को किसी किस्म की कोई अहमियत ही नहीं दे रहे थे। खैर मैंने सर झुका दिया और बोला, ठीक है मैं अम्मी की पसंद से शादी करने को तैयार हूँ। अब्बू और अम्मी बहुत खुश हो चुके थे, जबकि मेरा दिल अंदर से टूट कर रह गया था। मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी बीवी से गिन गिन कर सारे बदले लूंगा। वो मुझे पसंद ही नहीं थी तो फिर उसे मेरे सर पर क्यों थोप दिया गया था। खैर अगले दिन अम्मी ने मेरे सामने लड़की की तस्वीर रख दी थी। वो कहने लगी, मैंने रिश्ते कराने वाली औरत को भेजकर तेरी तसल्ली के लिए तस्वीर मंगवा ली है। मुझसे तेरे चेहरे की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी। मैंने मुंह दूसरी जानिब कर लिया था। अम्मी हंसकर कहने लगी, ना मेरा बेटा यूं नाराज नहीं होते। फिर अम्मी ने जबरदस्ती ही सोबिया की तस्वीर मेरे हाथ में पकड़ा दी थी। मैं तो उस तस्वीर को देखकर ही दम बखुद रह गया था। सच कहूं तो मैंने इतनी खूबसूरत लड़की जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बोला, अम्मी ये तो सच में बहुत प्यारी है। अम्मी कहने लगी, मुझे तुम्हारी पसंद के मुतालिक शुरू से ही इल्म था, इसीलिए तो मैंने देखते ही इस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया था। खैर मैं जो पहले घर वालों से नाराज था, अब तो उंगलियों के पोरों पर दिन गिन गिन कर काट रहा था कि न जाने मेरी जिंदगी में वो वक्त कब आएगा जब सोबिया मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाएगी। मैं इस मामले में भी लक्की साबित हुआ था। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और फिर सोबिया दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई थी। मैं बेइंतहा खुश था। रात हर सू फैल चुकी थी। मैं अपने कमरे में जाने लगा तो अम्मी ने मुझे रोक लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई थी। कहने लगी, यासिर अपनी बीवी को मुंह दिखाई के तोहफे में क्या दे रहे हो? मैंने अपना सर पीट लिया था। मैं बोला, अम्मी शादी के हंगामों में मुझे ये याद ही नहीं रहा। अम्मी ने मेरे सर पर हल्की सी चपत लगाई और कहने लगी, मैं सब कुछ जानती हूँ, शादी की खुशी में तुम्हें तोहफा लेना याद ही नहीं रहा। खैर मैंने इस चीज का इंतजाम कर दिया है, ये लो सोने की अंगूठी, अपनी बीवी को दे देना। मैं बहुत खुश हो गया था। मैं बोला, अम्मी आप बहुत अच्छी हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया था। मुझे यही गुमान हो रहा था कि जब मैं अपने कमरे में जाऊंगा तो एक शर्माती हुई लड़की घूंघट मुंह पर डालकर बैठी होगी, लेकिन सामने का मंजर तो मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नजर बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई सूबिया पर पड़ी थी। उसने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। मेरी जानिब देखकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, यासिर आप कहाँ रह गए थे? मैं तो आपका इंतजार कर करके ही बहुत थक गई थी।
ये तो शुक्र है कि मैंने अभी अपना उरूसी लिबास तब्दील नहीं किया। आप थोड़ी देर और ना आते तो मैं अपना लिबास भी तब्दील कर लेती। मुझे अपनी बीवी से इस बात की तवक्को नहीं थी कि वो शर्माए बगैर यूं पटर पटर बोलेगी। मैं आगे बढ़ा और बोला, हाँ बस थोड़ी देर हो गई। इतना कहकर मैं चुप साध कर बैठ गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सूबिया से क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। खैर थोड़ी देर खामोशी के बाद वो कहने लगी, मेरी मुंह दिखाई का तोहफा कहाँ है? मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। जल्दी से अपनी जेब में से अंगूठी निकालकर सूबिया की जानिब बढ़ा दी थी। उसने कदरे नागवारी से मुझे देखा था, फिर कहने लगी, बड़ी अजीब बात है, आप यूं ही डबिया मेरे हाथ पर रख रहे हैं। अंगूठी पहनाने का इरादा नहीं है क्या? मेरी सारी खुद एतमादी मेरी बीवी के आगे खत्म हो गई थी। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा हसीन थी और बोलती भी बहुत थी। लेकिन उसकी एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लगी थी वो ये कि वो बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी, बल्कि उसने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया था। मुझे एकदम झटका लगा था। मेरा दिल एक लम्हे में सूबिया से बुरा हो गया था। ये कैसी लड़की थी जिसमें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मुझे अब तो ये लगने लगा था कि शायद सूबिया की जिंदगी में आने वाला मैं कोई पहला मर्द नहीं हूँ, क्योंकि उसका अंदाज इस बात का गवाह था। सूबिया जितनी मुझे अच्छी लगी थी, अब उतना ही मैं उससे बदगुमान हो गया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया था। मैं बोला, सूबिया मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी आरामदेह लिबास पहनकर सो जाओ। सूबिया के चेहरे पर एकदम से नागवारी फैल गई थी। कहने लगी, नहीं यासिर, मैं तो आज आपको सोने नहीं दूंगी। कल जब मेरी सहेलियां पूछेंगी कि यासिर ने तुम्हारी कैसे तारीफ की, तुम्हें कैसे सराहा, तो मैं क्या कहूंगी? मुंह दिखाई की अंगूठी पकड़ाकर सो गया था। मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि मैंने कभी ये गुमान नहीं किया था कि मेरी बीवी ऐसी निकलेगी। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो शायद मैं उस वक्त इतना घबराया हुआ ना होता। खैर मैंने जैसे तैसे करके सूबिया को ये कह दिया था कि बस अब बहुत हो गया, मुझे सोना है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो वो मुझे नागवारी से देखती हुई उठकर लिबास तब्दील करने के लिए चली गई थी। मैं बहुत अफसुर्दा सा हो गया था कि जिंदगी में एक बार ही तो शादी होना होती है और मेरी किस्मत में किस तरह की बेहया लड़की लिखी गई थी। खैर मुझे इस बात का 100% अंदाजा हो गया था कि मेरी बीवी किरदार की अच्छी नहीं है। शायद शादी से पहले उसकी दोस्ती बहुत से लड़कों से रही होगी। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो अम्मी के साथ बैठी हुई सूबिया नजर आई थी। अम्मी कहने लगी, यासिर अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे सूबिया बता रही थी कि रात तुम्हारे सर में दर्द था, तुम इससे बात किए बिना ही सो गए थे। मैंने घूर कर उसकी जानिब देखा था। भला ये भी कोई बात थी बताने वाली? क्या अब हम दोनों मियाँ बीवी की बातें सबको बताया करेंगे? मैं बोला, अम्मी मेरे लिए नाश्ता बना दे। अम्मी उठने ही लगी थी कि सूबिया जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। वो बोली, क्यों अम्मी, क्यों बनाया आपके लिए नाश्ता? मैं बनाऊंगी। अम्मी ने सूबिया को लाख मना किया कि तुम पहले दिन की दुल्हन हो, तुम किचन में मत जाओ, मगर वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। खैर मैंने अम्मी को इशारा करके अपने कमरे में बुलाया था। अम्मी मेरे पीछे ही चली आई थी। मैं गुस्से से बोला, अम्मी आपने मेरी शादी करने से पहले छानबीन नहीं की थी क्या? ये कैसी अजीब सी लड़की है, इसने तो एक दिन में ही मेरे नाक में दम कर दिया है। अम्मी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। कहने लगी, तुम्हें सूबिया पसंद नहीं आई क्या? मैंने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं। तभी अब्बू भी मेरे कमरे में आ गए थे। उनके माथे पर बल पड़े हुए थे। कहने लगे, यासिर मर्द बनो। ये क्या तुम शादी के पहले ही दिन औरतों की तरह अपनी माँ से अपनी बीवी की शिकायतें कर रहे हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैंने आज तक तुम्हारी माँ के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की और अब मैं अपनी बहू के साथ भी ज्यादती नहीं होने दूंगा। बेचारी गरीब घर से है, तुमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना है। मैं वक्तन फवक्तन सूबिया से तुम्हारी रिपोर्ट लेता रहूंगा, समझ रहे हो ना? मैंने सर हिला दिया था। अब ये अच्छी मुसीबत मेरे सर पर आन पड़ी थी। खैर अब्बू चले गए तो मैं बेबसी से अम्मी की जानिब देखता रह गया था। इतने में सूबिया मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आई थी। मैंने बेदिली से नाश्ता किया था और घर से बाहर निकल गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि सूबिया के मुतालिक कैसे छानबीन करवाऊं। मैंने इतना तो सोच ही लिया था कि मैं अपनी किसी दोस्त को सूबिया के माजी के मुतालिक सारी रिपोर्ट लाने को कहूंगा, और अगर मुझे सूबिया के किरदार में जरा सा भी झोल नजर आता तो मैं उसको तलाक दे देता, फिर चाहे अब्बू मुझे घर से ही क्यों ना निकाल देते। लेकिन अभी मैं इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं किस दोस्त को ये काम सौंपूं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये काम काफी शर्मनाक था कि मैं अपने किसी दोस्त को अपनी बीवी के माजी के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करने पर मामूर कर दूं। खैर मैं अपने एक दोस्त के पास आ गया। वो दर्जी था। उसने चाय मंगवाई और बोला, यार मुझे तो लगा था कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने से भी जाऊंगा, मगर तुम तो शादी के अगले ही दिन रोनी सी सूरत बनाकर मेरे पास आ गए हो। मुझे बताओ क्या बात है, भाभी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी मेरे मोबाइल पर अब्बू की कॉल आने लगी थी। मैंने फोन उठाया तो अब्बू कहने लगे, जल्दी से घर पहुंचो। मैंने दोस्त से माजरत की और घर की जानिब रवाना हो गया था। घर पहुंचा तो मेरे सामने सजी संवरी सी सूबिया खड़ी थी। अब्बू कहने लगे, बहू चाहती है कि तुम इसे पार्क ले जाओ। मैंने हैरत से अपनी बीवी की जानिब देखा था। मैं बोला, शादी के पहले ही दिन कौन पार्क जाता है? अब्बू ने मुझे घूर कर देखा और बोले, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जैसा बेटी कह रही है वैसा ही करो। मैंने सर से लेकर पांव तक सूबिया का जायजा लिया था। वो किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी।
मेरा दिल तो चाहा था कि उसे अभी खरी खरी सुना दूं, मगर अब्बू के डर से चुप ही रहा। मैं बोला, चलो आओ। मैं उसे अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर के करीबी पार्क में ले गया था, लेकिन वो बाइक से नीचे ही नहीं उतरी थी। वो कहने लगी, नहीं, मुझे इस पार्क में नहीं जाना, मुझे अगले चौक वाले पार्क में जाना है। मैं बोला, सोबिया, इस पार्क में क्या खराबी है? वो कहने लगी, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अब्बू से शिकायत करूंगी। मैंने चुपचाप बाइक स्टार्ट की और उसके बताए हुए पार्क पर ले गया। हम दोनों पार्क में इंटर ही हुए थे कि सब लोग हमें अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। मैं शर्मिंदा सा हो गया था। मैं चाहता था कि कहीं कम रश वाली जगह पर छुप कर बैठ जाएं। तभी सोबिया बोली, यासिर, आप यहीं रुकें, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी आती हूँ, और आप यहीं पर रुकिएगा। यहाँ से उठे तो मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है। मैं बोला, अच्छा चलो, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। मैं उसी जगह बेंच पर बैठ गया था, और फिर मेरी नजर एक नज़ारे से दूसरे नज़ारे तक जाने लगी थी। भांत भांत के लोग आए हुए थे। कुछ फूली गालों वाले बच्चे इधर उधर उछल कूद रहे थे, और किसी कोने में दो प्यार करने वाले दुनिया माफिया से बेखबर बैठे मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। तब अचानक मुझे सोबिया का ख्याल आया था। उसे गए हुए काफी देर हो गई थी, मगर वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आई थी। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो उसे गए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया था। मैं बेंच से उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। अगर आगे पीछे होने की कोशिश करता तो शाम तक मैं और सोबिया एक दूसरे से छुपन छुपाई खेलते रह जाते। खैर, मैं बड़ा मजबूर होकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद ही मेरी नजर सोबिया पर पड़ी थी। वो दूर से आती हुई नजर आई थी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया था, मगर जब वो मेरे पास आई तो उसकी जानिब देखकर मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मैंने सोबिया के बिखरे हुए बाल देखे, उसका सुता हुआ चेहरा देखा तो मुतफक्किर होकर बोला, क्या बात है सोबिया, तुम इस कदर घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब खैर तो है ना? उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, यासिर, चलिए यहाँ से। मैं तो हैरान खड़ा था कि आखिर हुआ क्या है। खैर, मैंने सोबिया की बात मान ली थी और उसे घर ले आया था। घर आकर वो अपने कमरे में चली गई और बोली कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं चुप कर गया कि चलो, जब वो सोकर उठेगी तो खुद ही उससे पूछ लूंगा कि पार्क में क्या हुआ। मगर मैं कहाँ जानता था कि शाम होते ही वो घर भर में तितली की तरह उड़ती फिर रही थी, और मैं सबके सामने भी उसे मुखातिब करने की जरूरत नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी। खैर, रात के वक्त जब वो कमरे में आई तो मैं जल्दी से सीधा होकर बैठ गया। मैं बोला, सोबिया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वो भी जल्दी से बोली, हाँ यासिर, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल तो आप सो गए थे, मगर आज मैं आपको सोने नहीं दूंगी। मैं आपके साथ ढेरों बातें करना चाहती हूँ। उसकी बेतकल्लुफी देखकर मैं अपनी बात भूल गया था और ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि ये अजीब बेशर्म लड़की है। खैर, मैंने फिर से नींद का बहाना कर लिया था, क्योंकि मुझे जब तक उसके किरदार की पुख्तगी का एतबार ना हो जाता मैं उसके साथ अज़दवाजी जिंदगी शुरू नहीं करना चाहता था। सुबह हुई तो सोबिया ने मुझे शिकवे से भरी निगाहों से देखा था। कहा उसने कुछ भी नहीं था। और फिर दोपहर के वक्त वो फिर से सच संवर कर मेरे सामने आ गई थी। कहने लगी, यासिर, मुझे पार्क ले चले। मैं बोला, तुमने पार्क जाकर क्या करना है? तुम कौन सा कोई छोटी बच्ची हो? इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया था। मैं अपने दोस्त के पास जाकर बैठ गया था। इधर उधर की बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शायद यूं ही 2 घंटे गुजर चुके थे जब अम्मी का फोन आया था। मैंने जल्दी से उनकी कॉल अटेंड की थी। अम्मी की मुतफक्किर सी आवाज उभरी थी। वो कहने लगी, यासिर, तुम कहाँ हो? मैं बोला, अम्मी, दोस्त के पास आया हूँ। वो कहने लगी, तुम सोबिया से क्या कह कर गए हो? वो बहुत परेशान है और रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया है। तुम्हारा बाप घर आने वाला है, उससे पहले ही तुम घर पहुंच जाओ। मैं तो अम्मी की बात सुनकर बहुत घबरा गया था। मैं बोला, अम्मी, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। मैं घर पहुंचा तो मुझे दरवाजे पर ही सोबिया नजर आई थी। वो मेरी ही मुंतजर खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, यासिर, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस आप मुझे पार्क ले चलें। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर मैं तो घबरा ही गया कि अगर अब्बू ने अपनी बहू को रोते हुए देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं थी। मैं बोला, चलो आओ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। खैर, हम दोनों पार्क में आ गए थे तो वो कहने लगी, यासिर, मैं बहुत परेशान थी कि न जाने आज आप मुझे पार्क लेकर आएंगे भी या नहीं। बस इसी टेंशन में कुछ याद ही नहीं रहा। मैं अभी थोड़ी देर में वॉशरूम से होकर आती हूँ, आप मेरा इंतजार करें और आप इस जगह से मत हिलिएगा, नहीं तो घर वापसी पर बहुत देर हो जाएगी। मैंने सर हिला दिया। खैर, सोबिया बाथरूम की जानिब बढ़ गई तो मैं पार्क के बेंच पर बैठकर अपनी जिंदगी के मुतालिक सोचने लगा था। फिर से आधा घंटा गुजर गया था, मगर मेरी बीवी का कोई नामो निशान नहीं था। बड़ी देर बाद वो मेरे पास आई थी। आज भी वो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, घर चले? मैं हंस दिया और बोला, सोबिया, क्या तुम यहाँ पर सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने आती हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग मजीद जर्द पड़ गया था। वो लाजवाब हो गई थी। खैर, मैं उसे घर ले आया था। अब हर रोज ऐसा होता कि मेरी बीवी पार्क जाने की जिद करती और मैं सिर्फ अब्बू के डर की वजह से उसे अपने साथ ले जाता था। मगर इन 2 हफ्तों में उसके अमल में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। वो हर रोज बाथरूम का कहकर गायब हो जाती थी। अब तो मुझे अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा शक होने लगा था। वो मुझे पागल बना रही थी। घर से तो मेरे साथ निकलती थी, मगर पार्क जाकर मुझसे जुदा हो जाती थी। वो ये खेल इस कदर होशियारी से खेल रही थी कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। खैर, मैंने सोच लिया था
कि अपनी बीवी का राज मालूम करके ही रहूंगा कि वो हर रोज एक ही अमल क्यों दोहराती है। आज उसने फिर से मुझे कहा कि पार्क जाना चाहती हूँ। मैं बोला चलो। चेहरे पर नागवारी के असरात भी डाल लिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को मुझ पर शक हो जाए। आज तो मैं उसके साथ पार्क जाने के लिए तड़प रहा था। हम दोनों पार्क चले गए थे। उसने फिर से कहा कि मैं बाथरूम से होकर आती हूँ, और मैंने सर झटक दिया और बोला जल्दी आ जाना। खैर, वो जैसे ही मेरे पास से गई, मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दी थी, और फिर मैं उससे छुप छुपाकर उसका पीछा करने लगा था। सोबिया पार्क के उस हिस्से की जानिब चली गई थी जहां पर बाथरूम बने हुए थे, मगर वो बाथरूम में नहीं गई थी, बल्कि वो तो आगे बढ़ गई थी। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। आज मेरी बीवी की बदकारी मुझ पर साबित हो जाना थी। मैंने सोच लिया था कि मैंने जैसे ही कुछ ऐसा वैसा देखा, मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और अब्बू से कह दूंगा कि आपने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढी थी। खैर, मेरी बीवी बहुत आगे निकल गई थी, और फिर एक जगह पर जाकर वो रुक गई। सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। वहां पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके मुतालिक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये मंजर देखकर मैं कुछ भी नहीं समझ पाया था, इसीलिए आगे बढ़ गया था। मैंने सोबिया को पुकारा तो उसके चेहरे पर मौत की सी जर्दी फैल गई थी। वो कहने लगी, यासिर आप यहाँ? मैंने माथे पर बल डाल लिए थे। मैं बोला, यहाँ क्या हो रहा है? मैं अगर जरा सी भी नरमी दिखाता तो हो सकता था कि सोबिया इस बार भी मुझे पागल बना देती। सोबिया फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, यासिर मैं दुनिया की सबसे ज्यादा बदनसीब लड़की हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी खता हो गई थी। खता का लफ्ज सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मुझे तो पहले ही अपनी बीवी पर शक था, क्योंकि उसकी चाल ढाल से यही लगता था कि वो हरगिज भी शरीफ नहीं है। मैं कुछ भी नहीं बोला था। मैं सोबिया की जानिब की पूरी कहानी सुनना चाहता था। सोबिया कहने लगी, यासिर मुझे इल्म नहीं था कि मेरे जैसी गलती मेरी माँ ने भी की थी जब वो जवान थी। शायद मेरी माँ ने हमसे कुछ न छुपाया होता तो मुझ पर इस दुनिया की हकीकत खुल चुकी होती। मैं एकदम गुस्से से बोला, मुझे यूं पहेलियां मत बुझाओ। तुम मुझे अपनी असलियत बताओ कि तुम कौन हो। मेरे वालिदैन इस कदर तुम्हारी साइड क्यों लेते हैं, और मेरे वालिदैन ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती क्यों करवा दी थी? वो थर थर कांपने लगी थी। कहने लगी, यासिर मेरी अम्मी ने जवानी में एक बहुत गलत कदम उठा लिया था। वो अपने भाइयों और वालिद की इज्जत को नीलाम करके मेरे अब्बू के साथ घर से भाग आई थी। उसके बाद मेरी अम्मी के भाइयों ने उनसे अपना हर रिश्ता नाता तोड़ दिया था। मेरा बाप भी अच्छा शौहर साबित नहीं हुआ। उसने सारी जिंदगी मेरी अम्मी को बेहयाई के ताने दिए थे। हम 2 ही बेटियां थी। हम पर अब्बू ने बहुत सख्ती कर रखी थी। वो कहते थे कि मुझे डर है कि मेरी बेटियां भी माँ के नक्शे कदम पर ना चल निकलें। इसीलिए अब्बू ने हम दोनों बहनों की शादियां भी बहुत कम उम्र में कर दी थी। अब्बू ने हमें बेटियां नहीं बल्कि बोझ समझा था। इसीलिए उन्होंने ना तो हमारे शौहरों की उम्र की जानिब ध्यान दिया था और ना ही उनके मुतालिक कोई पूछगछ करवाई थी। अब्बू ने मेरी शादी जिस मर्द से करवाई थी वो बमुश्किल ही अब्बू से 2-3 बरस छोटा था। बहुत जालिम शख्स था, मुझ पर बहुत जुल्म सितम किया करता था। और फिर उसे इल्म हो गया कि मेरी अम्मी ने घर से भागकर शादी की है। इस बात को बहाना बनाकर उसने मुझे तलाक दे दी थी। तब मैं उम्मीद से थी, ये जो बच्चा तुम मेरी गोद में देख रहे हो, ये मेरा बेटा है। मेरी बीवी सोबिया एक नन्हे से बच्चे को गोद में उठाकर ज़ारो कतार रो रही थी। वो बच्चा भी सोबिया की गोद में आकर मचलने लगा था। वो कभी सोबिया के बालों के साथ खेलता तो कभी उसकी नाक को मुंह में डाल लेता। जब मैं अपने घर वापस आ गई तो अब्बू सुबह शाम मुझे ताने देने लगे थे। न जाने फिर क्या हुआ और कैसे हुआ। एक दिन अम्मी घर आई और कहने लगी, बेटी आज बाजार में मुझे तुम्हारे मामू मिले थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया था। मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे माफ कर दिया बल्कि ये भी वादा किया है कि वो मुझसे घर मिलने के लिए आएंगे। और फिर एक दिन मामू और मुमानी घर आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा तो पसंद कर लिया। अम्मी ने मेरे मुतालिक सब कुछ सच सच उन्हें बता दिया था, मगर मामू कहने लगे कि वो मुझे अपनी बहू जरूर बनाएंगे। मैं शुरू से ही सादा मिजाज की लड़की थी, मगर मुमानी ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे को शोखो चंचल लड़कियां पसंद है। वो एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि तुम तो बहुत सादा सी हो बेटी। शादी के पहले कुछ दिन तुम यासिर की नजरों में तेज तर्रार सी लड़की बनकर रहना और फिर अपने रंग ढंग में वापस आ जाना। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। जब उसका दिल तुम्हारे साथ लग जाएगा तो वो तुम्हारे बेटे को भी कबूल कर लेगा। मगर असल बात तो ये है कि मैं अपने बेटे के बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपको धोखा देकर अपने बेटे से मिलने आ जाया करती थी, और मैं हकीकत में वैसी हूं भी नहीं जैसी आपके सामने बनती हूँ। मैं तो ये बातें सुनकर दंग रह गया था। अब मुझे समझ में आया था कि अब्बू इस शादी पर इतना जोर क्यों दे रहे थे। खैर, अब मैं खुद मुख्तार था। मैं अपनी बीवी की हकीकत जान चुका था। मैं उसे तलाक भी दे सकता था, मगर मैंने उसे बोला, तुम अपने बेटे को भी ले आओ और मेरे साथ घर चलो। वो अपने बेटे को घर लेकर गई तो अम्मी अब्बू मुझे सहमी हुई नजरों से देखने लगे थे। मैं उनसे बात किए बिना ही अपने कमरे में चला गया था। जब सोबिया कमरे में आई तो मैं बोला, सोबिया मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि मुझे अपने लिए कोई बोल्ड लड़की नहीं चाहिए। मैं एक सादा सी माँ का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी नजर में औरत का हुस्न होता ही सादगी में है। तो तुम्हें मेरी नजरों में आने के लिए अपना असल बदलने की जरूरत नहीं है।
रही बात हम दोनों की, तो मुझे अभी कुछ वक्त दो। जब मैं इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लूंगा तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। अभी तुम ये वक्त अपने बेटे के साथ हंसी खुशी गुजारो। सोबिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? मैं मुस्कुरा दिया और बोला, हरगिज नहीं। खैर, आज सोबिया की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई थी। मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ कि कभी भी किसी इंसान को उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से परखना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान वो होता नहीं है जो नजर आता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।